गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले पायरो सीक्वेंसिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। अगर हम पायरो सीक्वेंसिंग के बारे में देखें तो पायरो सीक्वेंसिंग क्या होती है? डीएनए सीक्वेंसिंग होती है। कहने का क्या मतलब है, अगर मेरे पास एक डीएनए है और उसका मुझे सीक्वेंस फाइंड आउट करना है कि उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या है, यानी कि वो किस तरीके के न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड पहले आ रहा है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड बाद में आ रहा है, ये सब देखना हो तो उसके लिए मैं पायरो सीक्वेंसिंग कर सकती हूँ। पायरो सीक्वेंसिंग जो है एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि लाइट का यूज करती है फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड कहाँ प्रेजेंट है। किस तरीके से किया जाता है, यहाँ पर एक ली जाती है बीड। इस बीड पे एक स्ट्रैंड है, समझो मेरे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है जिसका मुझे फाइंड आउट करना है सीक्वेंस। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रैंड है, उसको मैं किस में रन करवाऊंगी, उसको मैं पीसीआर पे रन करवाऊंगी। पीसीआर पे रन करवाने के बाद यहाँ पर जो मेरे पास स्ट्रैंड बनेंगे उसके बहुत सारे इस तरीके से मेरे पास क्या बनेंगे, बहुत सारी कॉपीज बनेंगी, बहुत सारी कॉपीज बनेंगी। ये जितनी भी मेरे पास कॉपीज बनी है ना, इन सबको मैं डीनेचर करूंगी और मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मुझे सिंगल स्ट्रैंडेड चाहिए। तो मैं डबल स्ट्रैंडेड को किस में कन्वर्ट करूंगी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करूंगी। तो यहाँ पर एक ही डीएनए के मुझे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। इन्हीं सभी फ्रेगमेंट्स को कैसे अटैच किया जाता है, इन्हीं सभी फ्रेगमेंट्स को बीड पे अटैच किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे बीड पे अटैच है, ठीक है। ये सारे के सारे डीएनए सब एक ही तरीके के डीएनए और बहुत सारे होते हैं। लगभग अगर मैं बताऊं, एक बीड के पास लगभग 1 मिलियन डीएनए फ्रेगमेंट हो सकते हैं, सेम डीएनए फ्रेगमेंट हो सकते हैं 1 मिलियन। लगभग इतने लगाए जाते हैं यहाँ पर इसके ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने बीड पे लगा दिया जिस पे डीएनए का हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। इसी के साथ साथ इस डीएनए के साथ साथ यहाँ पर इससे और क्या अटैच कर देते हैं हम, यहाँ पर इससे अटैच कर देते हैं प्राइमर को, क्योंकि हम यहाँ पे इस डीएनए का रेप्लिकेशन करवाने वाले। तो रेप्लिकेशन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्राइमर चाहिए होगा। तो यहाँ पर इससे हमने क्या अटैच करवा दिया, बीड से प्राइमर भी अटैच करवा दिया। एक बार अब यहाँ पे प्राइमर अटैच है तो हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पर इसकी सिंथेसिस करना चाहते हैं। प्राइमर को यूज करके हम यहाँ पे जो डीएनए इसका रेप्लिकेशन करना चाहते हैं। अब जब हम इसका रेप्लिकेशन करेंगे ना, तो हम स्पेसिफिक फॉर्म में इसका रेप्लिकेशन करने वाले हैं। किस तरीके से, अगर हम देखते हैं, आपको पता होगा जब भी यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाता है, तब न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होता है तब उस कंडीशन में पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। कहने का क्या मतलब है, समझो मेरे पास इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड पे 5 प्राइम पे कितने फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, 1 2 3। ऐसे समझो यहाँ पर एक और न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ पे प्रेजेंट होता है 3 प्राइम पे OH। तो जब यहाँ पर ये जो फॉस्फेट है इस O के साथ बॉन्ड बनाता है, जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड अब डीएनए से क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है। तो जब ये अटैच होता है ना, उस टाइम पे 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं। तो ये जो 2 फॉस्फेट निकलते हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पायरोफॉस्फेट। तो अगर यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड आया, अटैच हुआ, तो पायरोफॉस्फेट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इस पायरोफॉस्फेट को अब हम आगे यूज करेंगे। यहाँ पर हम ये जो बीड है, अब इस पे और क्या पुट करेंगे हम, पायरोफॉस्फेट तो हमें मिल चुका है। अब पायरोफॉस्फेट के साथ साथ हम यहाँ पे एक और चीज पुट कर देंगे, उसका नाम होता है एडिनोसाइन। जो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं उसका नाम होता है एडिनोसाइन फॉस्फोसल्फेट। फॉस्फोसल्फेट, एडिनोसाइन फॉस्फोसल्फेट हमने क्यों डाला है, क्योंकि इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक एंजाइम डालने वाले हैं जिसका नाम होता है सल्फ्यूराइलेज। सल्फ्यूराइलेज जब इन दोनों मॉलिक्यूल पे वर्क करता है तब वो किसकी सिंथेसिस करेगा, वो यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस करता है प्लस सल्फेट की सिंथेसिस करता है। अब हमें जो यहाँ पे एटीपी मिला है, उस एटीपी को भी हम फर्दर यहाँ पे ट्रीट करवाएंगे। हमें यहाँ पर जो एटीपी मिला है उसको मैं क्या दे दूंगी, उसको मैं लूसीफेरिन नाम का एक मॉलिक्यूल दे दूंगी, जो आपने शायद सुना भी होगा पहले, लूसीफेरिन। और उसी के साथ साथ हम यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है लूसीफरेज। लूसीफरेज जो है इनके ऊपर एक्ट करेगा और इसकी वजह से वो क्या बना देगा, एएमपी बना देगा, प्लस यहाँ पे पायरोफॉस्फेट बना देगा। एएमपी कैसे बना, जो एटीपी है वो एएमपी में टूटा प्लस पायरोफॉस्फेट में टूटा। उसी के साथ साथ ऑक्सीजन और लूसीफेरिन को मिला के यहाँ पे क्या बना दिया जाता है, ऑक्सी ल्यूसीफेरिन बना दिया जाता है। जो ये मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, अब ये मॉलिक्यूल लाइट एमिट करता है, और अगर लाइट एमिट हुई तो मैं समझ जाऊंगी कि न्यूक्लियोटाइड क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि न्यूक्लियोटाइड भले ही कोई भी अटैच होगा, आपको पायरोफॉस्फेट मिलेगा, पायरोफॉस्फेट मिलेगा तो आपको लाइट मिलेगी। तो ऐसे आप पता कैसे लगाओगे कि स्पेसिफिकली कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है। तो इस चीज के लिए हम एक एक करके न्यूक्लियोटाइड को करेंगे हाँ ऐड। हम ऐसा नहीं है सारे न्यूक्लियोटाइड को एक ही बारी में ऐड कर देंगे, नहीं, हम यहाँ पे 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेंगे। 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाएगा। ऐसे नहीं है एक ही साथ मैंने ऐड कर दिया ना। सबसे पहले मैंने डाला जीटीपी, फिर मैंने देखा अच्छा रिजल्ट आया क्या, नहीं आया, फिर मैंने डाला डीसीटीपी, रिजल्ट आया नहीं आया, ठीक है। जो यहाँ पे मैं न्यूक्लियोटाइड डाल रही हूँ
उसको मैं रिमूव भी करूंगी। यहाँ पे समझो मैंने कोई भी DNTP डाला तो यहाँ पे तो वो पड़ा रहेगा, अगर मैंने उसको निकाला नहीं तो वो तो यहाँ पे ही पड़ा रहेगा। तो उसको मैं किससे ट्रीट कर दूंगी, उसको मैं ए पाइरेज से ट्रीट कर दूंगी। जब यहाँ पर ए पाइरेज आएगा तो वो क्या करेगा, वो इस DNTP का ब्रेक डाउन कर देगा। किसमें ब्रेक डाउन कर देगा, NMP प्लस पायरोफॉस्फेट में इसका ब्रेक डाउन कर देगा, ताकि मुझे फॉल्स रिजल्ट ना मिले। सिमिलरली यहाँ पर जो ये ATP मिला है ये भी यहाँ पे रह ना जाए, मुझे फॉल्स रिजल्ट ना मिले, इसके लिए भी मैं ए पाइरेज यहाँ पे पुट करूंगी, जिसकी वजह से मुझे AMP मिल जाएगा प्लस यहाँ पे पायरोफॉस्फेट मिल जाएगा। इन्हीं सब चीजों को मैं यहाँ पे वॉश ऑफ कर दूंगी ताकि मुझे कोई भी फॉल्स रिजल्ट ना मिले। अब इस कंडीशन में हम ये प्रोसेस एक के बाद एक करते रहेंगे जब तक हमारे पास क्या ना आ जाए, जब तक हमें स्पेसिफिक सीक्वेंस पता ना चल जाए। समझो मैंने अगर यहाँ पे डाला सबसे पहले G और मुझे लाइट मिल गई, यानी कि मैं समझ जाऊंगी G यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया। फिर मैंने डाला C, फिर लाइट मिल गई तो यानी कि C है। फिर T डाला तो लाइट मिल गई, फिर A डाला तो A लाइट मिल गई, लाइट आ गई तो यानी कि ये सीक्वेंस है। तो इस तरीके से मुझे एक के बाद एक सीक्वेंस पता चलते रहेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर जब हम जो DNTP डालते हैं तो उसमें हम चारों DNTP डालते हैं इंक्लूडिंग DATP भी, क्योंकि यही तो यहाँ पे जाके अटैच हो गया ना। अब रीजन ये है कि यहाँ पे अगर DATP आया और यहाँ पर भी ATP प्रेजेंट है तो ये DATP और ये जो ATP है मिलके कुछ फॉल्स रिजल्ट दे सकते हैं। ये DATP तो स्पेशली फॉल्स रिजल्ट दे सकता है, इसलिए हम यहाँ पे DATP की जगह क्या यूज रखते हैं, DATP अल्फा S हम इसको यूज करते हैं, ताकि हमें इस कंडीशन में भी क्या ना मिले, फॉल्स रिजल्ट ना मिले। ये जो ATP और ये अलग है तो लूसीफरेस इस पे एक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हम एक एक करके यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाते हैं। लाइट आई तो उसको डिटेक्ट किया जाता है कैमरा को यूज करके। डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम रिमूव कर देते हैं उनको ए पाइरेज से ट्रीट करके, और उसके बाद ये प्रोसेस को हम कंटिन्यू चलाते हैं। और ये जो बीड्स हैं, ये बीड्स को हम यहाँ पे एक माइक्रो ट्रे पे लगाते हैं और उस ट्रे पे बहुत सारे स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें इस तरीके की बीड्स बहुत सारी प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस पायरो